हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ ट्रिपल एस सी के ATO के नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जिन कैंडिडेट्स ने उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम ITI और डिप्लोमा बेस्ड पर फिल किया है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऑथेंटिक और फैक्चुअल बेस्ड सिलेबस मिलेगा। ये नॉन टेक्निकल सिलेबस आपका डिपार्टमेंट के द्वारा बताए गए 5 सब्जेक्ट पर आधारित है, जिसमें आपका कंप्यूटर है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है। तो इन सभी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपके साथ ये डाटा हम शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप OSSC का ATO एग्जामिनेशन की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, इसका जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, और फिर देखिए आपको ये ऑटोमेटिकली अंदर से फील आएगा कि ये सिलेबस एक बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ये 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप इस पर लगातार प्रिपरेशन करोगे सिलेबस को लेकर, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, और आपका जो नॉन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले से बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। तो कंप्यूटर से आपका रहेगा कंप्यूटर डेवलपमेंट, उसके बाद है कंप्यूटर फंडामेंटल, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आपकी सारी की सारी डिवाइसेस रहेगी, जिसमें आपका मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, प्रिंटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ठीक है, और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये जितनी भी सारी आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सारी की सारी डिवाइसेस इसके अंदर रहेगी। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस आप सभी जानते हैं कि होती है CPU। तो CPU के पार्ट्स, उसके फंक्शन के बारे में आपको स्टडी करना है, और कंप्यूटर के फंक्शंस जो होते हैं उसके पार्ट्स को किस पर वर्क करता है उसके बारे में स्टडी करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर IPO साइकिल पर वर्क करता है, तो उसका थोड़ा सा आपको स्टडी कर लेना है। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है उनकी डेफिनेशन, उसके अंदर कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, तो वे सारे के सारे आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस से आपका रहेगा MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल्स, तो इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। फिर है आपका इंटरनेट। उसके बाद आपका कंप्यूटर वायरस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी से आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स रहेगी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम एंड रोम आता है, जैसे आप सभी जानते हो। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव होगा, तो उनके बारे में आपको स्टडी करना है। मेमोरी यूनिट्स में आपका जैसे 1 MB में कितने KB होता है, 1 GB में कितने MB होता है, तो ये सब आपको स्टडी करना है मेमोरी यूनिट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसके फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। फिर है डाटा कम्युनिकेशन, उसके बाद है शॉर्टकट कीज़। तो ये सारा का सारा कंप्यूटर का सिलेबस था, इसे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और इसी से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से एनालिसिस करके इसको स्टडी कर लीजिए। आपको कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपको हाई लेवल या एक्सट्रीमली लेवल पर स्टडी नहीं करना है, आपको बेसिक लेवल पर ही स्टडी करना है, क्योंकि बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश से आपका आर्टिकल रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगी, कंजक्शन रहेगा, सिनोनिम्स रहेगी, एंटोनियम्स रहेगा। उसके बाद है आपका टेंस। टेंस में आप जनरली जो टेंस हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके अलावा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंस को भी स्टडी करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इन्हीं सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेंस आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद है मॉडल्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, सैल, ये सारे के सारे आपके रहेंगे, ठीक है। और जो भी आपके मॉडल्स होते हैं सारे के सारे, उनको आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, किस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट वर्ब का जो रिलेशन है वो क्या है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से इनको इनका जो चेंज है वो करके देख लीजिए आपका, ठीक है। इनके रूल आप पढ़ लीजिए, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़िए, और उनको आप प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। और जनरली जो हम सेंटेंस की एक्टिव पैसिव चेंज करके देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अलावा आपको मॉडल्स की करनी है, दियर की करनी है, इट की करनी है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सेंटेंस की भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करके देखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है, इसमें आपको
आप अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। देखिए अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी वोकेबुलरी पर भी फोकस करिए। उसके बाद है रीओर्डिंग सेंटेंस से पैराग्राफ। आपको कुछ सेंटेंस से पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस से पैराग्राफ में बदलना है। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, ये काफ़ी आसान होता है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। तो ये तो था इंग्लिश का सिलेबस। ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से स्टडी करिए। किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है और बहुत अच्छे से स्टडी करके आपको चलना है। 100% आप डेफिनेटली आप रहेगी, जो आपका नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा मैथ्स। देखिए मैथमेटिक्स में आपका जो टॉपिक्स रहेंगे वे रहेंगे आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, SI एंड CI, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM एंड HCF, टिग्नोमेट्री, फॉर्मूला एंड रेशो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन एंड। देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस तो रहेगा ही, साथ ही साथ इन्होंने इसमें आपका रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, जो आएंगे आपके चार्ट, ग्राफ एंड टेबल, जो आपके डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे एक है डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी का भी इन्होंने इसमें टॉपिक ऐड किया हुआ है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी दोनों ही ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। अच्छा, वन मोर थिंग्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है या डाटा सफिशिएंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दो। आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपके ITI और डिप्लोमा लेवल पर ही आधारित हो, बेस्ड हो। मतलब इसमें इन्होंने दिया हो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही पूछेंगे, ये नहीं कि आप बैंकिंग लेवल का इसको सोल्व करना शुरू कर दो। तो आपको इसको बिल्कुल आपको 10th लेवल के स्टैंडर्ड पर ही इसको सोल्व करके देखना है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, काफ़ी ईजी रहेंगे इसी से, और आप उनको ईजिली कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वर्बल पार्ट, एक नॉन वर्बल पार्ट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वर्बल पार्ट्स के बारे में। तो वर्बल पार्ट से आपका रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टेस्ट, सीरीज रहेगा आपका अल्फान्यूमेरिक, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड अजप्शंस है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। देखिए सारा का सारा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में वर्बल पार्ट्स का। आपको दोनों ही सिलेबस को बैलेंस करके चलना है। आपको टेक्निकल को बैलेंस करना है करके चलना है, नॉन टेक्निकल को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम की, वे अपना टेक्निकल पोर्शन तो काफ़ी अच्छा रखते ही है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में वे जाते हैं तो अपना टेक्निकल 100% मतलब उसमें 100% अपना एफर्ट्स देते हैं, तो मोस्टली उसको कर ही देते हैं। तो वहाँ पे एक सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर हम नॉन टेक्निकल पे भी अपना एफर्ट्स करें तो वहाँ पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है इस चीज़ को लेकर। तो देखिए दोनों ही चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि आपका नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो नॉन टेक्निकल भी आपका इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की इस तरीके से बैलेंस करके चलेगी, दोनों में ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। तो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग में नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल पार्ट से आपका रहेगा सीरीज रहेगी, एनालॉजी रहेगी, क्लासिफिकेशन रहेगा, मिरर एंड वाटर इमेज रहेगा, और आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस में सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो आपको अप टू लास्ट 6 मंथ की स्टडी करके चलना है। देखिए अभी जो गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स से 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ तक की प्रिपेयर करके चलनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक हमने देखा है कि जो ITI और डिप्लोमा लेवल के एग्जामिनेशंस हैं उनमें आपको पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स को स्टडी करके चलना चाहिए। अगर आप लास्ट 6 मंथ की स्टडी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ की स्टडी कर लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप कम से कम 6 मंथ की स्टडी करके चलिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप उसे अच्छे से एक्सेस कर सको और ईजिली आप उसको क्रैक कर सको। तो ये तो था आपका करंट अफेयर्स का पार्ट। अब करंट अफेयर्स के बाद बात करते हैं हमने जनरल अवेयरनेस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये सिलेबस आपके लिए इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अन्य एग्जाम अगर आप डिप्लोमा और ITI बेस्ड पर देने के लिए जा रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है उनके लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से आपका रहेगा हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा एंड इंडो सिविलाइजेशन है। रिलीजियस मूवमेंट है आपका, इसमें आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड से आपका गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। ठीक है, इनके क्या वर्क थे और उस टाइम क्या एक्ट्स आए उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद द गांधी रहा है। तो ये टॉपिक्स है कुछ हिस्ट्री में, तो आपको इनका आपका बेसिक स्टडी करके चलना है। ठीक है,
उसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी आपका है प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इजलैंड है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया है, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स है, मैप लाइन्स है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, इसको आपको एक बेसिक लेवल पर स्टडी करना है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े जैसे एसएससी सीजीएल का सोचो कि मुझे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो, तो इससे आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको एक ऐसे लेवल पर स्टडी करनी है जिससे आपके ये बेसिक बेसिक टॉपिक सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको क्योंकि आपको टेक्निकल पे भी फोकस करना है, तो इस तरीके से बैलेंस करके चलिए कि दोनों ही चीज़ें अच्छे से बैलेंस हो जाए और दोनों में आप बेहतर परफॉर्म कर सको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर सवाल क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टडी करना है ये देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कि हमारी कौन कौन सी सोर्सेज कहाँ से ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में स्टडी करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर कौन कौन से और कौन कौन से हमारे अमेंडमेंट हुए, अभी जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, केवल उन्हीं के बारे में स्टडी करना है आपको। द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट। देखिए द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट के आपके जो वर्क है, उनकी जो पावर है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट कमीशंस, ठीक है। इकोनॉमी से आपका रहेगा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जीडीपी, टैक्स सिस्टम है, ठीक है। टैक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बाद है जीएसटी है, इकोनॉमीज कमेटीज एंड कमीशन है, बजट है। हाल ही में जो बजट के बारे में अभी जनरल नॉलेज में आया होगा, जनरल अवेयरनेस में आया होगा जो बजट के बारे में, उसको आपको बेसिक स्टडी कर लेना है। उसके बाद है इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। इनके अलावा देखिए तो था हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के अलावा भी इसी के साथ साथ जो जुड़ता हुआ जो पार्ट है, जो उसको रिलेट करता हुआ पार्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपका अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ आपके टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका इसमें पहला हमारा है इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, ठीक है। फिर है बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसके बाद है कमेटीज़ एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स है, रिफॉर्म एक्ट है, कौन कौन से रिफॉर्म एक्ट आए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, ठीक है, उनके बारे में आपको स्टडी करना है, उससे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ठीक है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गई, ये सारे ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंटरनेशनल, जैसे रेड क्रॉस हो गया, जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो उसके बारे में स्टडी करना है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उनके बारे में स्टडी करना है। तो ये तो था इस वीडियो में आपका OSSC यानी कि उड़ीसा का OSSC का ATO एग्ज़ाम का नॉन टेक्निकल सिलेबस। ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस को हमने अच्छे से एनालिसिस करके ही प्रिपेयर किया है। तो इसमें सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, सभी टॉपिक्स में कवर्ड है अच्छे से। तो आपको अलग से सर्च कर करके टॉपिक को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सिलेबस को या तो नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या इसको अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए। तो ये थी इस वीडियो में एक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी OSSC ATO एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।